रमेश चंद्र जी अपनी पत्नी और अपने 15 साल के बच्चे के साथ एक गांव में रहा करते हैं और हंसी खुशी उनका परिवार वहां पर जीवन व्यतीत कर रहा है। रमेश चंद्र जी एक कंपनी में काम किया करते हैं और साथ में उनके पास थोड़ी सी पुश्तैनी ज़मीन है जिस पर वो खेती किया करते हैं। ज़मीन ज़्यादा नहीं है, इसी वजह से उन्हें कंपनी में काम करना पड़ता है ताकि उनके घर का गुजारा अच्छी तरह से हो सके। उनका इकलौता बेटा है और उसका नाम है अमन। अमन जो कि 15 साल का है और वह अभी स्कूल के अंदर पढ़ा करता है। धीरे धीरे इसी तरह से समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ उनका बेटा स्कूली एजुकेशन को कंप्लीट कर लेता है। जैसे उसने स्कूली एजुकेशन कंप्लीट की थी तो उसके बाद वह अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी, मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाना होगा और इसके लिए आपको मुझे कुछ पैसे देने होंगे। उन पैसों को पूरा करने के लिए रमेश चंद्र जी अपनी उस पुश्तैनी ज़मीन को भी बेच देते हैं। सोचते हैं कि एक ही तो बेटा है, ये बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा और इसके ऊपर अगर हमने इसको खर्च नहीं किया तो फिर क्या मतलब रहा इस ज़मीन का। उसके बाद वह अपनी पुश्तैनी ज़मीन को बेचकर उन पैसों को अपने बेटे को दे देते हैं और उसे शहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। तभी कुछ दिनों बाद रमेश चंद्र जी की पत्नी का देहांत हो जाता है और जैसे उनकी पत्नी का देहांत हुआ था तो इसके बाद रमेश चंद्र जी बहुत ही ज़्यादा रोते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि उनकी जीवन साथी उनको आधे रास्ते में ही छोड़कर चली गई थी। रमेश चंद्र जी की उम्र अभी ज़्यादा नहीं थी, वो 40 साल के थे और 40 साल की उम्र में उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। उनकी पत्नी को कोई बीमारी हो गई थी और बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई थी। अब इसके बाद रमेश चंद्र जी अपने बेटे से बात करते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा ठीक है, तुम्हारी पढ़ाई चलती रहेगी, लेकिन तू ऐसा कर, उससे पहले शादी कर ले, क्योंकि घर के अंदर कोई खाने बनाने वाला भी नहीं है और आगे की पढ़ाई तू यहीं से कर लेना। अब इस बात को सुनकर उनका बेटा मना करता है, कहता है कि पिताजी, मेरी 6 महीने की पढ़ाई और रह गई है और उसके बाद मैं नौकरी लग जाऊंगा और नौकरी लगने के बाद ही मैं शादी करूंगा। दोस्तों, धीरे धीरे 6 महीने और बीत जाते हैं। 6 महीने में उसका बेटा जिस पढ़ाई को कर रहा था वो पढ़ाई उसकी कंप्लीट हो जाती है। इतने दिनों तक रमेश चंद्र जी ने खुद से अपना खाना बनाया था और उसी को खाकर गुजारा किया था। अब 6 महीने बाद जैसे रमेश चंद्र जी का बेटा नौकरी लगा था तो उसके बाद वो उससे आग्रह करते हैं, कहते हैं कि बेटा अब तू ऐसा कर, शादी कर ले, काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे अपने हाथ से खाना बनाकर खाते हुए। घर में तुम्हारी पत्नी आ जाएगी तो वो कम से कम खाना तो बनाकर दे दिया करेगी। अब इसके बाद जो उनका बेटा था वो कहता है कि पिताजी, शादी तो मैं कर लूँगा, लेकिन मैंने एक लड़की को पसंद कर लिया और मैं उसी से शादी करूँगा। अब इस बात को सुनने के बाद रमेश चंद्र जी को थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि दोस्तों शादी करने का अधिकार माता पिता का होता है, ना कि बच्चों का। लेकिन उनके बेटे ने उनसे ये अधिकार छीन लिया था। खुद ने ही अपने लिए एक लड़की पसंद कर ली थी और उसी लड़की से शादी करने के लिए बोल रहा था। लेकिन वो करते भी तो क्या करते, उनका इकलौता बेटा था तो वह उसकी बात मान जाते हैं और कहते हैं कि बेटा ठीक है, अगर तुमने किसी लड़की को पसंद कर रखा है तो उसी से शादी कर लो, कम से कम घर के अंदर रौनक सी तो आ जाएगी। अब इसके बाद रमेश चंद्र जी का बेटा शादी करने के लिए राजी हो जाता है। वह उस लड़की से बात करता है, वह लड़की जो उसे कॉलेज टाइम से ही पसंद किया करती थी। इधर जो रमेश चंद्र जी का बेटा था वो भी उसे पसंद किया करता था। दोनों अपने अपने घर वालों से बात करते हैं, उन दोनों के घर वाले एग्री हो जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद रमेश चंद्र जी के बेटे की बहू उसके घर में आती है, लेकिन आते ही वो अपने रंग दिखाने लगती है। वह रमेश चंद्र जी का जरा भी आदर नहीं किया करती और जैसे ही उसके बेटे की शादी हुई थी तो इसके बाद उसका बेटा भी बदल गया था। यानी कि रमेश चंद्र जी का इकलौता बेटा अब उनसे अच्छी तरह से बात तो किया ही नहीं करता था, ऊपर से बात बात पर उन्हें डांटा भी करता था। इस बात से रमेश चंद्र जी थोड़े से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब वो नौकरी छोड़ चुके थे और बार बार उनसे मिलने वाले लोग उनके घर आया करते थे और इस बात को लेकर उसके बेटे की पत्नी बार बार अपने पति को शिकायत करती और अपनी पत्नी की बातों को सुनकर उनका बेटा उनसे बार बार उन्हें लज्जित किया करता। अब इस बात से वो परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के कारण उनकी कुछ जमा पूंजी थी जो उन्होंने अपने बेटे के लिए इकट्ठा कर रखी थी ताकि उसकी शादी में काम आ सके, लेकिन उसके बेटे ने लव मैरिज की थी और लव मैरिज में उन पैसों का कोई यूज नहीं हुआ था। तो उन पैसों से वो शहर के अंदर एक दुकान खरीद लेते हैं ताकि वो किसी दुकान पर बैठा रहा करें और उनके मिलने वाले उनसे वहीं पर मिलकर चले जाया करें। वहाँ पर वो चाय रखते हैं, चाय बेचा करते हैं और साथ में नमकीन, बिस्कुट, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि बेचा करते हैं। अब इसी तरह से रमेश चंद्र जी का टाइम व्यतीत होता है और धीरे धीरे उनके बेटे की शादी को 2-3 साल बीत जाते हैं। लेकिन अक्सर जब रमेश चंद्र जी दुकान से लेट हो जाया करते तो उसका बेटा उन्हें खरी खोटी सुनाया करता और बार बार महसूस कराया करता कि अब वो कमाता है घर के अंदर, ना कि वो। लेकिन जो रमेश चंद्र जी हैं वो अपने बेटे की सभी बातों को माफ़ करते हुए इसी तरह से उस घर के अंदर रहा करते हैं। तभी एक दिन शाम को रमेश चंद्र जी अपनी दुकान पर बैठे हुए थे तो उनके मिलने वाला एक दोस्त जो उनके साथ कंपनी में काम किया करता था वो उनकी उस दुकान पर आ जाता है। अब दोस्त के साथ बैठे बैठे उनको पता ही नहीं चला कि कब
दुकान बंद करने का समय हो गया और वो अपने दोस्त से गप्पे लड़ा रहे थे। धीरे धीरे ज़्यादा ही लेट हो जाता है और लेट होने के कारण उनका बेटा अपने घर से गाड़ी लेकर उनको ढूंढने के लिए निकल जाता है। जैसे वो दुकान पर आता है तो अपने पिता को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वह अपने पिता से उसके दोस्त के सामने ही कहने लगता है कि आपको ज़रा भी शर्म नहीं है, कितना टाइम हो गया है, सभी लोग परेशान हैं और आप यहाँ पर बैठकर गप्पे लड़ा रहे हो। अब इस बात को सुनकर रमेश चंद जी को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो करते भी तो क्या और कहते भी तो क्या कहते। इसके बाद रमेश चंद जी अपना सर नीचे करके चुपचाप अपने बेटे के साथ अपनी दुकान को बढ़ाकर अपने दोस्त से अलविदा कहकर उसके साथ चले जाते हैं। घर जाने के बाद बेटा और बेटे की बहू दोनों मिलकर उनको बहुत खरी खोटी सुनाते हैं और कहते हैं कि आप इस तरह से करोगे तो कैसे चलेगा, यहाँ पर ऐसे नहीं चलेगा, आपको देखना चाहिए हम लोग काम करते हैं और काम करने के बाद भी आपके इतने नखरे सहन करने पड़ते हैं। क्योंकि उसके बेटा और बहू दोनों ही काम किया करते थे। उसका बेटा एक गवर्नमेंट जॉब में लग चुका था, उसने पीछे मेहनत की थी और मेहनत करने के बाद उसने एक टेस्ट क्लियर कर लिया था और एक गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर वो क्लर्क लग गया था। उसके बेटे की पत्नी एक प्राइवेट जॉब किया करती थी, तो दोनों बाहर जाकर कमाया करते थे। इसी वजह से वो रमेश चंद जी के ऊपर इतना नाराज हो जाते हैं। धीरे धीरे करके ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद सर्दियों का टाइम आ जाता है। सर्दियों के टाइम में रमेश चंद जी के कुछ दोस्त उसके पास आ जाते हैं और उसी कारण से आज वो फिर से लेट हो गए थे। वहीं पर उन्होंने आग जला रखी थी दुकान के सामने ही और आग के ऊपर हाथ सेकते हुए और आपस में एक दूसरे से बातें करते हुए उन्हें टाइम का पता ही नहीं चलता है। अब इस बार जब थोड़ा लेट होता हुआ दिखाई दे रहा था तो रमेश चंद जी एकदम से घड़ी की तरफ देखते हैं और हड़बड़ी में अपनी दुकान को बंद करते हैं और अपने दोस्तों से अलविदा कहते हैं और सीधा घर के लिए निकल जाते हैं। घर जाते हुए उन्हें लगभग 11 बज गए थे रात के और 11 बजे जैसे ही वो अपने घर के अंदर घुसते हैं तो उनका बेटा गुस्से भरी निगाहों से उनकी तरफ देखता है और उनसे भला बुरा कहने लगता है। रमेश चंद जी अपने बेटे को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता और उनसे कह देता है कि इससे अच्छा तो आप यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं है अगर आप इस तरह से रहोगे तो। उनका पिता कहता है कि बेटा कोई बात नहीं, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो रमेश चंद जी का बेटा था वह भूल चुका था कि उसके पिता ने उसे किस तरह से पाला है। उसकी पढ़ाई के लिए उसने अपनी पुश्तैनी जमीन तक को बेच दिया और इसी कारण से वो अपने पिता को धुतकारने लगता है और उस घर से निकलने के लिए बोलने लगता है। अब रमेश चंद जी इस बात को सुनकर बड़े ही उदास होते हैं। मन ही मन वो सोचते हैं अपनी पत्नी के बारे में, सोच रहे थे कि तू अकेली चली गई, मुझे नहीं लेकर गई, तुम्हारे पीछे मेरा क्या हाल हो रहा है। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनका बेटा जो कि उनकी एक नहीं सुन रहा था वह उन्हें घर से निकालने की जिद लगाए बैठा था। इधर उसके बेटे की पत्नी भी उसका पूरा साथ देती है और वह भी कहती है कि आपको इस घर में रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग बाहर से कमा कर लाते हैं और आप बार बार हमें इस तरह से परेशान करते हो, आपके लेट आने की वजह से हमें बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। ऐसा कहकर वो उसे घर से निकालने लगते हैं। तभी जो रमेश चंद जी हैं उनकी आंखों में आंसू थे। वो कहते हैं कि बेटा ठीक है, मैं इस घर से चला जाऊंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है और ठंड के कारण ऐसा करो मुझे कमरे के अंदर से मेरे गर्म कपड़े ले लेने दो और उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन दोस्तों रमेश चंद का बेटा इतना निर्दयी हो चुका था, वह उन्हें उन गर्म कपड़ों को भी नहीं लेने देता और धक्के मारकर अपने पिता को घर से बाहर कर देता है। दरअसल दोस्तों रमेश चंद जी का बेटा और उसकी पत्नी काफी दिनों से प्लान बना रहे थे। उन दोनों की नियत रमेश चंद जी की उस दुकान पर थी जिस दुकान पर जाकर वो बैठा करते थे, क्योंकि जिस टाइम पर रमेश चंद जी ने उस दुकान को लिया था उस टाइम पर वो दुकान काफी सस्ते रेट में पड़ गई थी, लेकिन आज वहां पर प्रॉपर्टी की कीमत काफी ज्यादा थी। इसी दुकान की वजह से उन्होंने अपने पिता को घर से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि वो दुकान उसके बेटे के नाम थी। रमेश चंद जी ने जब इस दुकान को लिया था तो उस समय अपने बेटे के नाम करा दिया था, सोचा था कि इकलौता बेटा है, इसी का होना है सब कुछ, तो क्यों ना इसी के नाम करा दूं। और दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बातें करके बड़ा ही खुश होते हैं। कहते हैं कि बुड्ढा चला गया, अब ये प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी और हम इसको आसानी से बेच सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि दोनों नौकरी करते थे, लेकिन उनका इतना बड़ा खर्चा क्या था जो वो लोग प्रॉपर्टी को भी बेचने की सोच रहे थे। तो आप लोगों को बता दूं, जो लव मैरिज होती हैं उनमें खर्चे काफ़ी ज़्यादा हुआ करते हैं। वो हफ्ते दर हफ्ते घूमने के लिए जाया करते और ऐसे कई तरह के शौक उन्होंने पाल रखे थे जिनमें काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है। दोस्तों रमेश चंद जी उस घर से बाहर निकल आते हैं, काफ़ी ज़्यादा ठंड लगी हुई थी और ऐसे ही रोड के किनारे जाकर बैठ जाते हैं। तभी वह देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसके पास एक रिक्शा है उसमें बहुत ज़्यादा सामान लोड हुआ है और वह ज़ोर ज़ोर से उसे खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो रिक्शा अच्छी तरह से उससे नहीं खींच पा रहा है। तभी वह व्यक्ति रमेश चंद जी के पास आता है और उनसे कहता है कि बाबूजी अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप मेरी हेल्प करवा दीजिए, मुझे सामान जल्द से जल्द मालिक तक पहुंचाना है। अगर मैं टाइम पर सामान नहीं लेकर गया तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे और मेरी पत्नी बीमार है। अब इस बात को सुनकर रमेश चंद जी उस
उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह आदमी आगे से रिक्शे को खींचता है और पीछे से रमेश चंद जी उसे धक्का लगाते हैं। थोड़ी ही दूर पर वो माल पहुंचाना था, वहां पर पहुंच जाते हैं जैसे तैसे करके, लेकिन इतनी ही देर में उस कंपनी का मालिक वहां से चला गया था। अब जैसे ही वह व्यक्ति कंपनी में पहुंचता है, वॉचमैन को वो सामान देता है, तभी वॉचमैन उसे बताता है कि कंपनी के मालिक तो जा चुके हैं, अब तुम्हारी पेमेंट सुबह ही हो पाएगी। अब इस बात को सोचकर वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन तभी रमेश चंद जी उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि भाई क्या हुआ, क्या दिक्कत है, तुम मुझे बता सकते हो। उसके बाद वह व्यक्ति कहता है कि साहब मुझे 1000 रुपये चाहिए, अगर मुझे 1000 रुपये नहीं मिले तो मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कुछ भी हो सकता है। आप ऐसा कीजिए, आपके पास अगर पैसे हों तो मुझे 1000 रुपये दे दीजिए और ये रिक्शा मेरा आप अपने पास रख लीजिए, मैं 1000 रुपये में ही आपको इस रिक्शे को दे दूंगा। उसके बाद रमेश चंद जी एक भले आदमी थे, उनकी जेब में केवल 1000 रुपये ही थे। उन 1000 रुपयों को निकाल कर वह उस रिक्शा वाले को दे देते हैं। रिक्शा वाला अपना रिक्शा रमेश चंद जी को देकर वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद रमेश चंद जी के पास रिक्शा था, लेकिन वो जाते हुए उस रिक्शे वाले से कह देते हैं कि भाई तुम्हारे पास जब पैसे हो जाएं तो इस रिक्शे को मुझसे ले जाना। लेकिन वो रिक्शा वाला रमेश चंद जी से कहकर गया था कि बाबूजी आप जहां पर मुझे मिले थे आप मुझे कल वहीं पर मिलना, अगर मेरे पास पैसे हो गए तो मैं कल वहीं पर आ जाऊँगा। अब उसके बाद दूसरे दिन रमेश चंद जी वहीं पर बैठ कर रिक्शे वाले का इंतजार करते हैं, लेकिन वो रिक्शा वाला पैसे लेकर नहीं आता है और रमेश चंद जी के पास ही वो रिक्शा रह जाता है। दूसरे दिन की शाम हो जाती है और शाम होने के बाद फिर से रात होती है और रात भर रमेश चंद जी उसी रिक्शे में बैठकर अपना टाइम व्यतीत कर देते हैं। क्योंकि दिन में वो थोड़ा सा सो लिए थे तो इसी वजह से रात में उन्हें नींद नहीं आ रही थी। एक छोटी सी चद्दर उन्हें मिल गई थी और उस चद्दर को ही ओढ़कर रात भर ऐसे ही बैठे रहते हैं। दूसरा दिन होता है और दूसरे दिन सुबह सुबह रमेश चंद जी सोचते हैं कि इस रिक्शे को लेकर अपनी दुकान पर चलता हूँ और वहाँ पर दुकान को चलाऊँगा अच्छी तरह से और उसी से मेरा गुजारा हो जाएगा। उसके बाद रमेश चंद जी को बहुत ज़ोर से भूख भी लगी थी। वह दुकान पर जाते हैं और दुकान पर जाने के बाद जैसे वो देखते हैं तो उनकी दुकान खुली हुई है और कोई और व्यक्ति उस दुकान पर बैठा है। रमेश चंद जी जाकर उस व्यक्ति से कहते हैं कि भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये तो मेरी दुकान है। लेकिन वो व्यक्ति उनसे साफ साफ बोल देता है कि तुम्हारी दुकान को मैंने तुम्हारे बेटे से खरीद लिया है। अब इस बात को सुनकर रमेश चंद जी को और भी ज़्यादा बुरा लगता है। वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मेरे बेटे ने इस दुकान को क्यों बेच दिया। उसके बाद उन्हें विश्वास नहीं होता है तो वह व्यक्ति उन्हें प्रॉपर्टी के पेपर दिखाता है। इसके बाद रमेश चंद जी गुस्से से लाल होकर सीधा अपने बेटे के घर जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि आखिर इस दुकान को तुमने क्यों बेच दिया, ये तो मैंने अपने पैसों से खरीदी थी ना। उसके बाद उनका बेटा उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता है और अपने दरवाजे को बंद करते हुए उन्हें घर से बाहर निकाल देता है। अब इस बात को देखते हुए उन्हें समझ में आ गया था कि उसके बेटे ने इसी वजह से उसे घर से निकाला था ताकि वो उनकी दुकान को बेच सके। अब उसके बाद रमेश चंद जी अपने एक दोस्त के पास जाते हैं, वहां पर जाकर पूरी बात उन्हें बताते हैं तो रमेश चंद जी का दोस्त को भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसके बच्चे भी कुछ इसी तरह के थे तो वह भी उन्हें अपने पास नहीं रख सकते थे। वो सहानुभूति तो दिखाते हैं लेकिन उनसे कह देते हैं कि भाई मैं भी अब बच्चों के साथ ही रहता हूँ, मेरा भी अपना घर नहीं रहा है। ऐसा कहकर वो रमेश चंद जी की हेल्प करने से मना कर देते हैं, उसको थोड़ा सा खाना ज़रूर खिला देते हैं। अब इसके बाद रमेश चंद जी के पास एक रिक्शा रह गया था और उसी रिक्शे से वो मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद शाम तक उन्होंने इतने पैसे कमा लिए थे कि उनके खाने का जुगाड़ हो गया था और साथ में कुछ पैसे मकान के एडवांस के लिए भी उनके पास हो गए थे। तो वह उन पैसों से एक किराए का मकान के एडवांस दे देते हैं और उस मकान के अंदर रात बिताने का इंतजाम कर लेते हैं। अब उनके पेट में भी रोटी थी और सर पे छत थी। इसी तरह से उनका समय व्यतीत होने लगता है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जितने वो परेशान थे उसी कारण से उनका स्वास्थ्य गड़बड़ रहने लगता है और वह एक दिन रिक्शा नहीं चला पाते हैं। अब जैसे उन्होंने रिक्शा नहीं चलाया था तो शाम को उनके पास एक भी पैसा नहीं था और पैसे ना होने की वजह से आज रात उन्हें भूखा ही सोना पड़ता है। इसके बाद दूसरे दिन सुबह होती है और सुबह सुबह फिर वो कोशिश करते हैं उस रिक्शे को चलाने की, लेकिन इस उम्र में उनके बस की रिक्शा चलाना नहीं था। उनका शरीर जवाब दे रहा था रिक्शा को चलाते हुए। तो वह सोचते हैं कि मैं अपने लिए कोई और काम देख लेता हूँ, इस रिक्शे को किराए पर चलवा दूंगा। उसके बाद वे एक लड़का ढूंढते हैं और उस लड़के को उस रिक्शे को चलाने के लिए दे देते हैं। डेली के 100 रुपये पर उन्होंने उसको बांधा था और 100 रुपये के हिसाब से 3000 रुपये महीने के होते हैं, जो उनके कमरे के किराए के लिए काफ़ी थे और बाकी पैसे वो कहीं काम कर कर खाने के लिए कमाने के सोच रहे थे।
अब रमेश चंद जी इधर उधर काम की तलाश में घूमने लगते हैं। उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, तो कुछ लोग तो उनकी उम्र को देखते ही उनसे काम कराने के लिए मना कर दिया करते थे। तभी वो भटकते भटकते एक गैराज पर पहुंचते हैं, जहां पर रिक्शा के स्पेयर पार्ट होया करते थे और उनको ठीक किया जाता था। उस जगह पर जाने के बाद वह काम मांगते हैं। अब उस गैराज का जो मालिक था वो उसकी ही हम उम्र का था। वह उसको जाकर अपनी पूरी कहानी बताते हैं और कहानी को सुनने के बाद गैराज के मालिक की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अंदर से अपनी पत्नी को बुलाता है और रमेश चंद जी के लिए कुछ खाने के लिए मंगाता है। रमेश चंद जी को अच्छी तरह से खिलाता है और खिलाने के बाद कहता है कि आज से तुम बेशक से इस गैरेज को अपना ही समझो, ये तुम्हारा ही गैरेज है और जिस तरह से तुम्हें काम करना है उस तरह से काम करो। लेकिन रमेश चंद जी उनकी इन बातों का फ़ायदा नहीं उठाते हैं। वह बड़ी ज़ोरों शोरों से उस गैराज पर मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद उस गैराज को और भी अच्छी तरह से चलाने लगते हैं। अब जैसे ही मालिक देखता है कि इनकी मेहनत की वजह से यह गैराज और भी तेज़ चलता है, तो वह उनसे बहुत अच्छी तरह से व्यवहार किया करता और उनसे कह देता है कि आपको अब दूर रहने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो इसी गैराज के अंदर रह सकते हो, आप वैसे भी अकेले हो और हम लोग भी अकेले हैं। क्योंकि जो गैराज का मालिक था उनकी कोई संतान नहीं थी। वो दोनों पति पत्नी अकेले उस गैराज के ऊपर घर बनाकर रहा करते थे, नीचे उनका गैराज चला करता था। उसके बाद रमेश चंद जी उस गैराज के अंदर मेहनत किया करते हैं और वहीं पर रहा करते हैं। तभी उन्हें एक दिन पता चलता है कि जिस लड़के को उन्होंने रिक्शा चलाने को दिया था वो तो इस शहर को छोड़कर ही भाग गया है और उनके रिक्शे को लेकर भी भाग चुका है। लेकिन अब उन्हें इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास काम भी था और रहने के लिए जगह भी थी और एक परिवार ऐसा भी था जिससे वो अपने मन की बात कर सकते थे। वह दिन भर गैराज के अंदर मेहनत किया करते, शाम को उस परिवार के साथ बैठा करते और उनके साथ ही भोजन किया करते थे। इसी तरह से धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ ही एक दिन दोनों बुजुर्ग दंपत्ति, जिनका वो गैरेज था, वो कहीं घूमने के लिए जाते हैं और पूरे घर की और गैराज की जिम्मेवारी रमेश चंद जी के ऊपर छोड़कर जाते हैं। वह घूमने के लिए चले गए थे, कहीं दूर उन्हें जाना था और वो रमेश चंद जी से 1 महीने के लिए बोल के गए थे। लेकिन दोस्तों 1 महीने से भी ऊपर टाइम हो जाता है और वो लोग वहाँ से वापस नहीं आते हैं। अब इस बात को देखकर रमेश चंद जी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग उन्हें मिले थे जिनसे वो कुछ बातें कर सकते थे और वो भी अब उनके पास से जा चुके थे। धीरे धीरे समय बीतता है, वो गैराज को संभालने के लिए कुछ लड़के और रख लेते हैं, लेकिन उनके मालिक कभी भी वापस नहीं लौटते हैं। अब वो सोचते हैं कि क्यों ना उनके बारे में पता किया जाए, तो वे जाते हैं जहां पर वो गए थे, उस जगह पर जाकर पता करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि जिस बस से ये यात्रा करने के लिए जा रहे थे उस बस का एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट के कारण उन दोनों की मौत हो गई थी। सरकारी हॉस्पिटल वालों ने लाश को ना पहचानने की वजह से लाशों का अंतिम संस्कार कर दिया था और वो अब कभी भी वापस नहीं लौटेंगे। इस बात को देखने के बाद रमेश चंद जी को बहुत ही दुख होता है, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे, जो होना था वो हो गया था। अब इसके बाद रमेश चंद जी उस गैरेज में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उसी घर के अंदर रहा करते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, उनका गैरेज बहुत ही अच्छा चलने लगता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी दिन नौकरी की थी और नौकरी की वजह से उन्हें काम करने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। इसी वजह से उनका गैरेज बहुत ज़्यादा उन्नति करता है और जब वह ज़्यादा पैसा कमा लेता है तो उस पैसे का अच्छी तरह से हिसाब रखता है और वो सोचने लगता है कि अब इन पैसों का मैं क्या करूँगा, मेरी तो उम्र हो चली है और इस गैरेज के मालिक यहाँ से जा चुके हैं। तो वह उन कमाए हुए पैसों से एक घर लेता है और उस घर में बेसहारा लोगों को शरण देने लगता है, क्योंकि जिस टाइम पर उनके साथ ये सब कुछ हुआ था तो उस समय में उन्होंने ऐसी जगह की कल्पना की थी कि कोई ऐसी जगह हो जहां पर जाकर बेसहारा लोग रह सके और उसको बेसहारा लोगों के लिए तैयार कर दिया। उसके बाद वो गैरेज में भी मेहनत किया करते हैं, साथ में वृद्धाश्रम को भी चलाया करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जैसे लोगों को पता चलता है कि एक व्यक्ति ने अपना वृद्धाश्रम खोला है और उसको अच्छी तरह से चलाया करता है, निस्वार्थ भाव से सेवा किया करता है और वहाँ पर उन्होंने वर्कर भी रख रखे हैं, तो लोग भी भर भर कर दान देने लगते हैं और उनके पास दान कुछ ज़्यादा ही इकट्ठा हो जाता है। उन्होंने वृद्धाश्रम के नाम से एक ट्रस्ट बनाया था और उस ट्रस्ट के अंदर काफ़ी सारे पैसे उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं। अब इसके बाद एक दिन ऐसे ही सर्दियों का टाइम था और सर्दियों के टाइम में बीती वो बातें याद आ जाती हैं जिस टाइम पर वो ठंड से ठिठुर रहे थे और कोई सहारा उनके पास नहीं था। कहीं से उनको एक चादर मिल गई थी और उस चादर की वजह से उनकी 2 रातें आसानी से कट गई थी। अब इसके बाद वो ट्रस्ट में से कुछ पैसे निकालते हैं और उन पैसों से ढेर सारी चादरें खरीद लेते हैं। उन चादरों को लेकर एक रिक्शे में रखकर इधर उधर बांटने के लिए निकल जाते हैं। वो सोचते हैं कि जिस तरह से मुझे ठंड का सामना करना पड़ा था ऐसे किसी और को ना करना पड़े, इसी वजह से वो चादरों को बांटने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसी चादर बांटते हुए एक अपाहिज व्यक्ति जो कि रोड के किनारे बैठा हुआ था, वह ठंड से ठिठुर रहा था, उसके पास जाकर वह उसे चादर उठाते हैं और जैसे ही वो व्यक्ति ऊपर की तरफ मुँह करता है तो वह देखते हैं कि यह तो और कोई नहीं, उसका वही बेटा
किया था जिसने उसे कभी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। अब जैसे ही उनका बेटा उन्हें देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने पिता के पैर पकड़ लेता है, क्योंकि अपने पिता के बारे में उसे पता था कि उसके पिता क्या करते हैं और किस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब इसके बाद ईश्वरचंद जी उससे कहते हैं कि कौन है भाई, तू है कौन। उसके बाद वह कहता है कि बाबूजी मैं आपका बेटा हूं, आपने मुझे पहचाना नहीं। तो वो कहते हैं कि मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने मुझे ठंड में ठिठुरने के लिए बाहर ऐसे ही छोड़ दिया था। अब इसके बाद उनका बेटा फूट फूट कर रोने लगता है, तो वह उसके पास बैठते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा ये बताओ तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। उसके बाद उनका बेटा उन्हें बताता है कि पिताजी मेरी सरकारी नौकरी लग गई थी और सरकारी नौकरी में रिश्वत लेते हुए एक व्यक्ति ने मेरी वीडियो बना ली थी और उसी वीडियो के कारण मेरी नौकरी छूट गई। अब इसी टेंशन में जब मैं ऑफिस से बाहर आया था तो उसके बाद एक ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के कारण मेरे पैर में चोट आ गई और चोट के कारण इस पैर को निकालना पड़ा। जैसे ये सभी बातें मेरी पत्नी देखती है तो वो भी मुझे छोड़कर चली जाती है, कहती है कि मैं तुम जैसे अपाहिज व्यक्ति के साथ रहकर क्या करूँगी। इस वजह से रमेश चंद जी का बेटा आज रोड पर आ गया था। उसने अपने घर को, जो पुश्तैनी घर था, उसको भी अपनी पत्नी के नाम करा दिया था और जो पैसे थे उनको वो पहले ही बर्बाद कर चुके थे। तो अब वह रोड पर आने को मजबूर था, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर था। तो रमेश चंद जी उस पर रहम करते हैं और रहम करके उसे अपने अनाथ आश्रम में ले जाते हैं और वहीं पर उसे रखने लगते हैं। लेकिन वो उससे साफ साफ कह देते हैं कि तू आज से मुझे अपना पिता नहीं कहेगा, केवल मैं तुझ पर इस वजह से रहम कर रहा हूँ कि तेरा कोई भी नहीं है। ऐसा कहकर वो उसे अपने आश्रम में ले आते हैं और वहीं पर जो वर्कर उन्होंने लगा रखे थे वो सभी उसको अच्छी तरह से उस आश्रम के अंदर रखा करते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी रमेश चंद जी की, जिन्होंने अपने बेटे से ठोकर खाई और ठोकर खाने के बाद उन्होंने दोबारा से डटकर उस मुसीबत का सामना किया और सामना करने के बाद दूसरे लोगों के लिए ऐसा आसरा बनाया जिसमें वो अपना समय व्यतीत कर सकते हैं ऐसे बुरे टाइम पर। आप क्या कहना चाहते हो रमेश चंद जी के बारे में, क्या कहना चाहते हो उनके बेटे के बारे में और क्या कहना चाहते हो उनके बेटे की पत्नी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।